नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर। आप देखेंगे मैथमेटिक्स जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम है उनके लिए ये रामबाण श्रृंखला है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश मैथमेटिक्स का ये मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे। ये देखिए, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के। और दोस्तों ये काफी कम समय में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे बहुत कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे इस श्रृंखला के अंदर। बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर हम मैथमेटिक्स का पूरा सेशन देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लासा दिया है 12 और 21 का 84 है, और मासा जो आपको है वो बताना था। हम आपको बता चुके हैं कि इन्हीं दो संख्याएं अगर हैं, मान लीजिए ये संख्या x है, ये y है, और उनका एलसीएम जो है ये 84 है, आपको एचसीएफ मतलब मासा बताना था। तो याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एलसीएम के, और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। दो संख्याएं क्या है, 12 और 21, इनका गुणा कीजिए। यहां पर देखिए 12 गुणा 21 कीजिए, ये किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम क्या है 84 दिया है, एलसीएम 84 है, और एचसीएफ हमने मान लिया x है, एचसीएफ यही आपको निकालना था। तो x की वैल्यू आराम से निकल आएगी। क्या आएगी, 12 गुणा 21 बटा 84 हो जाएगा। ये 84 नीचे आ जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 7 तियों 21 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ये याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। बस इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में कितने, ये एक बक्सा है, बक्से में देखिए 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। कंचे देखिए पहले, ब्लू कितने 6 हैं, व्हाइट सफेद कितने 4 हैं, और रेड लाल कितने हैं 8 हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 6 14, 14 और 4 18। टोटल कंचे इसमें 18 हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यदृच्छया मतलब रैंडमली, मतलब ऐसे ही उठा लिया जाता है, रैंडमली यदृच्छया का मतलब होता है, तो इसके नीले होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता। तो नीले होने की प्रायिकता का मतलब होगा ब्लू। ये देखिए ब्लू होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P से डिनोट करते हैं। ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखिए टोटल कंचे कितने हैं, टोटल 18 कंचे हैं। अब नीले कंचे कितने हैं, नीले देखिए 6 नीले कंचे हैं, तो 6 में से ही कोई एक कंचा निकलेगा तभी वो नीला होगा। तो टोटल 18 है, 18 में से 6 निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 6 हम निकाल लेंगे, ऊपर 6 लिख दीजिए। जितने नीले कंचे हैं वो ऊपर रखिए और टोटल कंचे नीचे रख दीजिए। तो बस यही आंसर हो गया, 6 तियों 18। 1/3 प्रायिकता होगी, नीले होने की प्रायिकता 1/3 होगी। ये याद रखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए सांख्यिकी से प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा, माध्य। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा जो होता है माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है, इतना आपको याद रखना है। बस देखिए आपको दिया हुआ है बहुलक आपसे क्या है, बहुलक तथा माध्य कितने 42 और 38.1। तो बहुलक क्या है 42 बराबर माध्यिका कितनी, माध्यिका आपको माध्यिका दी हुई है 38.1, 38.1 में गुणा 3 का कीजिए, माइनस 2 गुणा माध्य आपको निकालना है, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य हमने मान लिया x है। हल करने पे क्या आएगा, अब देखिए 2x इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 38.1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 तियों 24 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 2 11, मतलब 114.3 में से ये 42 माइनस कर दीजिए। 42 आपको माइनस करना है। तो यहां पर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसे माइनस करेंगे
72.3 आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 72.3 बटा 2 हो जाएगा। कट कीजिए, 2 तिया हो गया 6 और 2 छंग 12 हो गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 36.15 x की वैल्यू आई। x हमने क्या माना था, x हमने माध्य माना था। 36.15 बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है, 36.15। आपको यह चीज समझ आई, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य होता है। अगर आपको ये पता है तो ये आपके बाएं हाथ का क्वेश्चन था। बहुलक की वैल्यू यहां पर दी हुई थी, माध्य का भी दी हुई थी, माध्य का आपको माध्य निकालना था। बस इसे हल करके आसानी से आंसर 36.15 आया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, चौथा, वर्गांतराल बारंबारता। क्या पूछा था, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक, बारंबारता बंटन का बहुलक। आप देखिए बारंबारता बहुलक का मतलब होता है कि जो पूरा डेटा दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा टर्म आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई हुई है, बस उसी को कहते हैं बहुलक। आप बताइए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है ना, किसकी है ये 18 जो है 15 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 15 से 20 वर्ग की बारंबारता यही पूछा गया था, बारंबारता बंटन का बहुलक, तो 15 से 20 वर्ग अंतराल वाले की जो है बहुलक जो होगा यही होगा, बिल्कुल 15 से 20 वाले की बारंबारता आवंटन सबसे अधिक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों ये देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन था 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ते को निकाल लिया जाता है रैंडमली। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तस्वीर वाला पत्ता का मतलब होता है, आप देख लेंगे 52 जो पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 4 जो होते हैं वो किंग होते हैं, राजा होते हैं, और 4 जो होते हैं वो रानी होती है, क्वीन, क्वीन के 4 पत्ते होते हैं, और 4 पत्ते जो होते हैं वो गुलाम के होते हैं, गुलाम, गुलाम जो होता है स्लेब, तो याद रखिए गुलाम। तो 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम, टोटल पत्ते कितने हो गए, 12 पत्ते। अब बताइए कुल पत्ते कितने हैं गड्डी में, कुल पत्ते 52 हैं। हमने अभी आपको कंचे वाला क्वेश्चन कराया था, कुल कंचे कितने थे और नीले कंचे कितने थे ऊपर रखे थे। ऐसे यहां करना है, कुल कितने पत्ते हैं 52 और तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 4 4 4, 4 तियो 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं, तो ऊपर 12 लिख दीजिए। अब इसे काटिए, 4 तियो 12, 4 एकम 4, 4 तियो 12, 3/13 जो होगी प्रायिकता आएगी, 3/13 तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता आ गई। सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है हमेशा। आप देखिए, आप बताइए कोई अगर परिमेय संख्या का मतलब हमने आपको बताया था, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q की तरह लिखा जा सकता है, जैसे 3/2, 5/4, 9/7, मतलब इनको ऐसे लिखा जा सकता है, P/Q फ्रैक्शन भिन्न में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q भिन्न की तरह नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अब आप बताइए कोई संख्या है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमने ले ली 5/2, अगर हम इसमें से √3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 - 2 √3/2। ये पूर्णतः भिन्न नहीं है, मतलब P जो है P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। याद रखिए परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होगी, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। यहां देखिए 2 √3 जो है ये पूर्णांक नहीं है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो पॉइंट में आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या ही होती है। याद रखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय ही होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब हम आपको बता चुके हैं, P/Q की फॉर्म में लिखना चाहिए, P/Q की तरह। Q भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा नहीं है दशमलव में कोई अंक है। तो ये चीज याद रखिए,
अब बताइए √3 इसकी वैल्यू 1.732 होती है, पूर्णांक है कहीं, और √5 भी दशमलव में आएगा, तो ये क्या परिमेय संख्या हो गई? नहीं हुई। आप समझ गए होंगे। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, ये पूर्णांक है? नहीं है। √7 भी दशमलव में नहीं है। √12 क्या है? अगर आप इसे लिखेंगे 2√3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, पॉइंट में आएगा, तो 12 भी पॉइंट में आएगा। अब ये देखिए सी ऑप्शन पे दारोमदार क्या है। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसे हल कीजिए, क्या आएगा? a क्या है? √5 है, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 माइनस 7, ये आएगा -2। ये देखिए पूर्णांक है, माइनस का 2 पूर्णांक है, इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये P अपॉन Q की भांति लिखा जा सकता है, P अपॉन Q। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये जो है एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब ये दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपसे जो बहुविकल्पी के अलावा जो दीर्घोत्तरीय और अति लघु और लघु होते हैं उनमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये क्या है? दो बिंदु हैं a, b, -a। आपको इनके बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु हैं, एक ये एक ये, इनके बीच की दूरी क्या होगी? एक है बिंदु a, b, दूसरा है b, -a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? याद रखिए, अगर बिंदु है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो हमेशा याद रखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ये फॉर्मूला होता है। x2 क्या है? x2 है, यहां पर x2 की वैल्यू क्या है? b, और एक x1 की वैल्यू a, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? माइनस a है, माइनस y1 क्या है? b है का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। क्या आएगा? ये आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए 2ab माइनस का है, 2ab प्लस का है, कैंसिल। b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आंसर था इसका, बिल्कुल। और ये क्या है? अंडर रूट के अंदर है, ये टर्म सारे अंडर रूट के अंदर है, याद रखिए अंडर रूट के अंदर। तो ये डी ऑप्शन देखिए, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मेन मुद्दा ये है, ये पता होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था, क्वेश्चन 9, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इनके शून्यांकों का योगफल पूछा था, शून्यांकों का योग। अब इसके गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? इसे कैसे लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणा 2x गुणा 1, 4x को ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 का होल स्क्वायर, 1 का कुछ भी कीजिए 1 ही रहेगा, तो ये क्या बन गया? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 1/2, तो x की भी दो वैल्यू आएंगी, 1/2, दोनों 1/2 आएंगे। अब इनके शून्यांकों का योग, इनका योग क्या होगा बताइए? 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? आधा आधा 1 हो जाएगा, आधा आधे को जोड़ेंगे 1 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट था, 1। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरणों का युग्म x माइनस वाई का बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी? a1x प्लस b1y बराबर c और a2x प्लस b2y बराबर, अगर c दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो याद रखिए हमेशा जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपस में बराबर हैं, तो उनके कोई भी मान नहीं निकलते हैं। अब इन इक्वेशन को देखिए, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए
A1 की वैल्यू देखिए 1 है और A2 की वैल्यू 3 है, 1/3। अब देखिए B1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 और B2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/3 हो गया। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 अगर हो जाता है तो इनके हल जो होते हैं एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर दोस्तों यहीं पर ये C1/C2 के भी बराबर हो जाए तो इनके अनंत हल होते हैं, C1/C2 भी बराबर हो जाए। लेकिन C1 देखिए यहां पर है 8 और C2 है 16, 8 दूनी 16, 1/2 है, मतलब ये बराबर नहीं है, 1/2 है ये, तो इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर दोस्तों ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 भी हो जाता तो इसके अनंत हल हो जाते। तो याद रखिए इसमें केवल दो बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 है, उसका एक मूल अगर 2 दिया हुआ था तो k की वैल्यू पूछ ली। k की वैल्यू जो मूल दिया होता है बस x की जगह उसी को रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा k हो गया, माइनस का 8 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 2k हो गया, माइनस का 8 बराबर 0। तो आप देखिए 4 प्लस का है, माइनस का 8 है, तो क्या हो गया, -2k माइनस का 4 हो गया बराबर 0। तो माइनस का 2k बराबर ये -4 उधर जाएगा, प्लस का 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 बटा माइनस का 2, 2 दूनी 4, मतलब माइनस का 2 जो आएगा ये k की वैल्यू आएगी -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। अब दोस्तों ये समांतर श्रेणी आ गई। अब देखिए समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद आपको निकालना था। 20वां पद क्या होगा, अब दोस्तों बताइए इसके 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद का फॉर्मूला याद रखिए, TN 20वां पद मतलब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, TNवां पद, A मतलब पहला पद, प्लस n का मतलब हो गया जितने पद हैं, -1 और गुणा कर दीजिए d मतलब हो गया सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है इन पदों के बीच देखिए अंतर कितना है, इसी को सर्वांतर कहते हैं। तो आप देखिए a की वैल्यू क्या है, पहला पद 10 है, लिख दीजिए 10। अब देखिए n कितना है, 20वां पद पूछा है तो n की वैल्यू 20 हो गई। अब देखिए d की वैल्यू क्या है, d सर्वांतर कितना है, 7 में से 10 जाएगा, -3 सर्वांतर हो गया। मतलब जो दूसरा पद होता है उसमें पहले पद को घटाते हैं, तीसरे पद में दूसरे को घटाते हैं, तब निकलता है सर्वांतर, -3, 7 - 10 -3 हो गया। अब बस वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 गुणा कर दीजिए -3 से, क्या आएगा आंसर 10 माइनस यहां आ जाएगा आगे 19 57 हो जाएगा। 10 - 57 मतलब -47, -47 इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, nवां पद -57 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समांतर श्रेणी आपको समझ आई होगी। अब ये प्रश्न देखिए, ये ज्यामिति से आपका प्रश्न दिया हुआ था सर्किल। अब दोस्तों ये देखिए स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया हुआ था, वृत्त हमने मान लिया ये है, इसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक बाहर एक बिंदु है Q, यहां से एक ये वृत्त पर बिंदु है P, ये स्पर्श रेखा दी हुई थी, ये स्पर्श रेखा बता रहा है PQ। केंद्र O से जाने वाले एक रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, मतलब ये केंद्र O है और O और Q को आपस में मिलाने पर बोल रहा है ये रेखा जो है O से Q वाली रेखा 12 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये रेखा आपको दी थी। अब आपको बताना है, अब देखिए PQ क्या है, अगर ये बिंदु P है, ये वाला बिंदु P दिया हुआ था, तो P से, अब देखिए P से O क्या हो गया, P से O की दूरी जो त्रिज्या है वही तो होगी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछ रहा है, PQ की लंबाई बताना है, मतलब ये स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, PQ की लंबाई आपको बताना था। अब दोस्तों याद रखिए
जो ये अगर चीज आपको पता है, स्पर्श रेखा ये है और त्रिज्या ये है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। ये आपको याद रखना है, ये प्रमेय भी है आपके, ये थ्योरम आप में सॉल्व की होगी, आपके एग्जाम में आती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो OPQ ये त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या है, कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, PQ है। PQ का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है ये लंब का स्क्वायर क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 12 बारियम 144, 10 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, 100 इधर लाएंगे तो माइनस कर देंगे, 144 माइनस 100 बराबर PQ का स्क्वायर हो गया। 144 में से 100 जाएगा तो 44 बचेगा, बराबर PQ का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का स्क्वायर तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 44। अंडर रूट 44 का मतलब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 अंडर रूट 11, 2 अंडर रूट 11 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो याद रखिए 2 अंडर रूट 11, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। PQ की लंबाई 2 अंडर रूट 11। दोस्तों इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ये बात आपको पता होगी तो आप इसे केवल कुछ सेकंड में ही हल कर देंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 2 sin 30 cos 30 का मान क्या होगा। अगर दोस्तों आपको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, बस आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कटा तो अंडर रूट 3/2 आंसर था। डी ऑप्शन अंडर रूट 3/2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों बताइए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ABC। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको बेसिक आपने रटा भी होगा, लाल बटे कक्का करके आपने इस तरीके से इसको रटा होगा। तो साइन थीटा क्या है, साइन कॉस और ये है टेन। बस याद रखिए साइन थीटा बराबर, ये देखिए परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या है और इसका हाइपोटेनियस 4, ये 4 हो गया। साइन थीटा बराबर दिया हुआ था तो ये क्या हो गया, 4 चौक 16, 3 तिरका 9, 16 में से 9 जाएगा तो ये अंडर रूट 7 आएगा इसकी वैल्यू। तो आपसे टेन थीटा पूछा था, टेन थीटा बराबर क्या हुआ, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, बेस क्या है अंडर रूट 7 है, तो 3 अंडर रूट 7 आपका आंसर होगा। 3 अंडर रूट 7 मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, कॉसे के प्लस कॉटे इंटू 1 माइनस कॉसे किसके बराबर होगा। वो दोस्तों याद रखिए कॉसे के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस का कॉटे बराबर क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहना दीजिए, ऐसे ही बिल्कुल। बस इसे एलसीएम लेके हल करेंगे तो नीचे साइन ए एलसीएम आएगा, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए हो गया इंटू 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन साइन ए हो गया। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए पहले से ही दिया हुआ था, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया तो साइन ए आपका आंसर हो गया, साइन ए बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन ए। देखिए डी ऑप्शन करेक्ट था, साइन ए, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, ये चीजें लिखना नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको माइंड में ही पता होगा तो उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा इसलिए हमने आपको लिख के दिखाया क्योंकि हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये चीजें आपको एग्जाम में केवल माइंड कैलकुलेशन से ही हो जाएंगी। अब ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब इसे इजीली हल हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही इसको रहने दीजिए अपॉन, इसे चेंज कर लीजिए 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए कर लीजिए, टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर रहेगा, नीचे अगर
टेन स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और जो नीचे टेन स्क्वायर ए है ये ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, टेन स्क्वायर ए, इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर ए, नीचे से हमने माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, और वो ऊपर यहाँ पे इसके आगे हो गया माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, जब माइनस कॉमन आएगा यहाँ से तो टेन स्क्वायर ए के पास तो माइनस है नहीं तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 आगे आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए नीचे भी बन गया, दोनों समान हो गए, कट गए, क्या आंसर आया माइनस का टेन स्क्वायर ए आंसर आ गया। माइनस का टेन स्क्वायर ए कहां पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप 20वां, एसटी पैरेलल क्यूपी। ये दोस्तों याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अति लघु लघु दीर्घ सब जगह पूछा जा रहा है ये। अब देखिए एसटी जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, अगर यही कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप एक चीज याद रखिए, हम आपको बताते हैं। पहले तो देखिए पूछा क्या गया, टी आर की वैल्यू पूछी गई है, टी आर इसकी वैल्यू पूछी गई है, हमने मान ली ये एक्स है, एक्स सेंटीमीटर हमने इसको मान लिया एक्स सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, अगर ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं तो इसकी कंडीशन होती है, अब छोटा वाला त्रिभुज एस टी आर और पी क्यू आर में देखिए, ये वाली भुजा देखिए क्यू आर, इनका अनुपात अगर दोस्तों ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, समानांतर अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण कॉमन है इस त्रिभुज में भी और छोटे त्रिभुज में भी ये कोण कॉमन है, और अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जब ये दो एंगल इन दोनों त्रिभुज के बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, बस दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्यू आर अपॉन इस वाली भुजा की, ये भुजा कौन सी है एस आर, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए ये वाली भुजा पी आर अपॉन छोटे वाली त्रिभुज की भुजा टी आर, मतलब दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है, बस इतनी बात आपको याद रखनी थी। बस आइए क्यू आर देखिए कितना है, 3 + 1.5, ये 3 है इतना भाग और 1.5, तो क्यू आर कितना हो गया 3 + 1.5 तो 4.5 हो गया, बटे एस आर कितना है, एस आर 1.5 बराबर पी आर देखिए कितना है, पी आर 2.8 इतना है और प्लस एक्स, तो 2.8 + x अपॉन टी आर कितना है x से जो हमें निकालना है। अब इसे हल कीजिए, 15 × 3 = 45 हो गया। अब x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 2.8 + x का यहाँ 15 एकम 15 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 2.8 + x। अब x इधर आएगा तो 3x - x बराबर 2.8, तो 3x में से एक x जाएगा और 2x बचेगा, तो x बराबर क्या आएगा 2.8/2, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1.4 सेंटीमीटर आई x की वैल्यू। x क्या था, x टी आर था, 1.4 सेंटीमीटर, बस यही तो निकालना था। आंसर क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दिमाग में अच्छा समझ आया होगा। 20 तक बहुविकल्पी हो गए। अब 21वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है 21 का जो पहला प्रश्न है का, इसको हम आपको इस मॉडल पेपर के सबसे अंत में हल कराएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर सेट में आपके ये प्रश्न हमने रखा है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 100%। इसलिए हमने आपको इसे समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। इस मॉडल पेपर के सबसे अंत में इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए 1 + sec अपॉन sec बराबर sin² अपॉन 1 - cos a। जरा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी है राइट हैंड साइड। ये RHS हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हम RHS को ले लेते हैं, जो राइट हैंड साइड है इसको लेते हैं। क्या है sin² a अपॉन 1 - cos a, sin² a अपॉन 1 - cos a, ये है
ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। अब जरा बताइए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ये आपको याद रखना है। जरा रख दीजिए इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब बताइए अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर दें तब भी वही बात है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है। बस यही रख दीजिए, ए क्या है 1 है, माइनस बी क्या है कॉस ए है, इंटू ए क्या है 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए हो गया। 1 माइनस कॉस ए देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए हो गया। अगर दोस्तों 1 प्लस कॉस ए ये हो गया। अब दोस्तों देखिए अगर हम यहां पर इसको कॉस ए से विभाजित कर दें, कॉस ए, और नीचे लिख दें 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बात वही रहेगी। अब देखिए ये हमने कॉस ए से यहाँ डिवाइड कर दिया और नीचे जो 1 है इसको कॉस ए से डिवाइड कर दिया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बात वही रहेगी। तो अब आइए देखते हैं। अब देखिए ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, इसको हमने ऐसे लिख लिया, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया सेक ए हो गया, सेक ए। बस 1 अपॉन कॉस ए क्या हुआ सेक ए हो गया, सेक ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ हो गया प्लस का 1 अपॉन सेक ए। जरा बताइए आपका ये क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। राइट हैंड साइड हम ये लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यही था 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था आपको। ये क्वेश्चन आपके हर सेट में और आपके एग्जाम में भी मिलेगा। अब देखिए 21 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या है। अब कोई जीवा है, ये जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। अब दोस्तों तो आप देखिए इसका पूरे का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इतने वाले पार्ट का एरिया होता है, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होता है याद रखिए, इसका एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई कीजिए पाई गुणा आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। ये पूरा एरिया ये हो जाएगा। ये एरिया देखिए एंगल क्या है थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर हो गया, तो 90 क्या हो जाएगा 9 चौक 36, मतलब 1/4 गुणा पाई का मतलब 22/7 हुआ, और आर की वैल्यू क्या दी है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 21 गुणा 21, 7 तियो 21 हो जाएगा। और इसको अगर हल करेंगे 2 दूनी 4, 11 बार जाएगा, तो ये आएगा 11 तियो 33, 33 गुणा 21/2, मतलब 21 तियो 63, 21 तियो 63 और 6 69, 693/2, मतलब 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये इसका एरिया आएगा, पूरे का एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना था, इसका एरिया क्या होता है थीटा, मतलब ये एंगल कितना बना रहा है अपॉन 360 डिग्री, मतलब पूरे एक सर्किल का एंगल 360 डिग्री होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अगर दोस्तों आपसे इतने पार्ट का एरिया पूछता, अगर इतने पार्ट का एरिया पूछता, तब आप क्या करते थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, तो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री एंगल है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाता है, आधार गुणा ऊंचाई।
आधार ऊंचाई दोनों बराबर है, 21 21 है, तो 1/2 गुणा 21 गुणा 21, ये इसका एरिया आ गया, त्रिभुज का एरिया ये आ जाएगा। इसमें से आप ये 346.5 आया है, इसमें से अगर ये त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तब आपको इतना एरिया मिलेगा। आपसे पूछा था इस वाले वृत्तखंड का एरिया पूछा था, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न देखिए, यहां पर यह पूछा गया है आपसे बहुलक ज्ञात करना था। आपको बहुलक क्या होगा? निम्नलिखित वर्ग अंतराल दिए थे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और बारंबारता 3, 8, 9, 10, 3, 2 थी। अब आपको बहुलक ज्ञात करना था। बहुलक ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है? वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, अब दोस्तों एक तरफ देखिए वर्ग अंतराल बनाइए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, एक तरफ लिखिए बारंबारता, बारंबारता, ये आपने बना लिया। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या है? 15 से 20 पहला है, 15 से 20, और इसकी बारंबारता क्या है? 3 है, और 35 से 40 इसकी बारंबारता 3 हो गई, और 40 से हो गई 45, इसकी बारंबारता जो हुई वो 2 हो गई। अब आपको ज्ञात करना है, इसका बहुलक बताना है। दोस्तों बहुलक ज्ञात करने के लिए आप याद रखिए, सबसे पहले आपको बहुलक वाला वर्ग देखिए। बहुलक वाला वर्ग कैसे पता चलता है? सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है? सबसे ज्यादा बारंबारता ये वाले वर्ग की है, इस वाले वर्ग की है। याद रखिए सबसे ज्यादा बारंबारता इस वाले वर्ग की है। ये वाला वर्ग देखिए, ये वाला वर्ग जो है 10 इसकी बारंबारता है, तो ये हमारा क्या हो गया? बारंबारता। अब ये हमारा बहुलक वाला ग्रुप हो गया। अब बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको गुणा कर दीजिए H से, H। अब देखिए हम एक एक टर्म देखते हैं। सबसे पहले देखिए L, तो सबसे पहले हमें पता चल गया बहुलक वर्ग कौन सा है? 30 से 35 हमारा बहुलक वर्ग है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता इसी वर्ग की है 10, तो हमने ये हमारा बहुलक वर्ग। जो L होता है, जो सबसे लोएस्ट सीमा होती है इस वर्ग की, देखिए L बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। हमारा वर्ग क्या है? 30 से 35, तो L हो जाएगा ये वाली संख्या, लोएस्ट सीमा, लोएस्ट जो बाउंड्री है वो 30 ये है। और हमारा F1 जो हो जाएगा ये 10 हो जाएगा F1, और इससे ऊपर वाला हो जाएगा F0, और इससे नीचे वाला हो जाएगा F2, ये याद रखिए आप। और हमारा H जो होता है, H इनके बीच का डिफरेंस होता है। इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है? सब में 5 है, तो H की वैल्यू क्या है? 5 है। बस सब डाटा आपको मिल गया, इसको यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। L क्या है? 30 है, 30 प्लस F1 क्या है? 10 माइनस F0 9 है, 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 गुना F1 मतलब 10, 10 दूनी 20 हो गया, माइनस F0 कितना है? 9, माइनस F2 कितना है? 3, और इसको गुणा कर दीजिए H। दोनों के बीच डिफरेंसेस कितने हैं? वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल है 5 का। तो आंसर क्या आएगा? 30 प्लस 1 बटा 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, गुणा 5। बस आंसर हो जाएगा यही आपका। क्या आंसर होगा? 30 प्लस, आप अगर इसे कट करेंगे तो प्लस 0.0 बढ़ेगा, 8 छंग हो जाएगा 48, फिर बचेगा 2, 8 दूनी हो जाएगा 16, और 8 पंजे 40, तो 0.625 मतलब 30.625 जो है ये हमारा बहुलक होगा, 30.625। आपको अगर ये चीजें पता हैं, सबसे पहले हमें दिया था वर्ग अंतराल और बारंबारता। हमने शुरुआत में क्या किया? हमने देखी बारंबारता सबसे ज्यादा किस वर्ग की है, हमें पता चला 10 जो है सबसे ज्यादा बारंबारता है, वो वर्ग 30 से 35 की है, तो हमें ये हमारा मिल गया बहुलक का ग्रुप। अब हमने सबसे छोटी सीमा कौन सी है? L, तो हमारी जो इस वाले ग्रुप की सबसे छोटी सीमा L हो गई 30, और हमारी F1 होता है ये
जो हमें बहुलक मिला है सबसे ज्यादा F1, और इसके ऊपर वाला ग्रुप जो होता है वो F0 होता है, नीचे वाला ग्रुप जो होता है वो F2 होता है, हमें पता चल गया। और H जो होता है इनके बीच का वर्ग अंतराल कितना है, ये होता है बस। और हमें इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों ये ज्यामिति से प्रश्न है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो 4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अब दोस्तों देखिए, अब बिंदु क्या है, 4, और 8, 5, ये दो बिंदु हैं, इनको कोई रेखा जोड़ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ये इनको 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है ये। तो आपको इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने थे, इस बिंदु के निर्देशांक। अब दोस्तों हम बताते हैं, अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए x1, y1, ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, x1, y1, यहां पर बिंदु है x2, y2। अगर इनको मिलाने वाली रेखा को कोई रेखाखंड जो है, अगर इनको m/n में विभाजित कर देता है, तो इसका इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं m गुणा x2, m का गुणा कर दीजिए इसके x2 से, प्लस n का गुणा कर दीजिए x1 से, n x1, अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए m प्लस n। एक ये हो जाएगा निर्देशांक, और दूसरा निर्देशांक हो जाएगा m का गुणा करिए y2 से, m/2, प्लस n का गुणा करिए y1 से, n/1, अपॉन m प्लस n। बस यही दो निर्देशांक आपको मिल जाएंगे, बस यही यहां करना है। अब देखिए m क्या है, यहां पर m है, m जो है वो 3 है, और n जो है 1 है, x1 4 है और y1 -3 है, x2 यहां पर 8 है और y2 5 है। बस यहां पे रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। m क्या है 3 का गुणा किससे हो जाएगा, x2 क्या है 8, प्लस n क्या है 1 का गुणा x1 से होगा, x1 4 है, 4 बटा m प्लस n का मतलब 3 और 1 4 हो गया। तो ये एक निर्देशांक हो गया। ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8 3 24 में 4 जोड़ेंगे 28/4। अब देखिए दूसरा निर्देशांक क्या है, m/2, m क्या है, m ये है, y2 5 है, 5 गुणा 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस n/1 है, n कहाँ है, n ये है, y1 ये है, 1 गुणा -3 मतलब -3 हो जाएगा, अपॉन m प्लस n तो 4 है ही। बस 15 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 12/4। निर्देशांक क्या है, 4 7 28 और 4 3 12, मतलब 7,3 जो है यहाँ के निर्देशांक हैं, 7,3 ये निर्देशांक हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट अगर एक क्लियर हो गया तब आप इनके निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर वाले शुरू हो गए हैं, 4 नंबर वाले। अब देखिए द्विघात, ये बहुपद था 3x² - x -4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता बताइए। अब दोस्तों जो इसका सॉल्व करेंगे आप, जब सॉल्व करने पे जो आपके गुणन, अब दोस्तों इसको सॉल्व करने पे आपको जो फैक्टर मिलेंगे वही इसके शून्यांक होंगे। x² का गुणा किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, x का गुणा -1 से हो रहा है, तो ये क्या है, ये इसके गुणांक हैं, और इसको हल करने पे जो x की वैल्यू आएगी वो इसके शून्यांक होते हैं। तो जरा देखिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको हल करने का प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप है 3x² को -4 से गुणा करिए, मतलब 3x² को -4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, माइनस का 12x², मतलब -12x² को इस तरीके से आपको तोड़ना है कि इसको जोड़ने पर माइनस का x मिल जाए। तो इस तरीके से क्या आएगा, माइनस का, अगर हम, अब दोस्तों ये कैसे मिलेगा, अगर हम माइनस के 4x को गुणा 3x से कर दें तो 4 3 12, माइनस का 12x² मिल जाएगा,
और इनको जोड़ने पे माइनस के 4x प्लस 3x को जोड़ने पर हमें माइनस का x मिल जाएगा। बस हमारा गुणनखंड आसानी से हो गया। बस ये माइनस एक्स की जगह माइनस 4x प्लस 3x रखना है हमें। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। 3x, अब देखिए यहां से x कॉमन है तो 3x माइनस का 4 हो गया। यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर एक कॉमन है, 3x माइनस 4 हो गया बराबर 0। अब देखिए 3x माइनस 4 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लीजिए। 3x माइनस 4 कॉमन आया तो यहां x बचा, यहां पर 1 बचा, x प्लस 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 4/3, दूसरी आएगी माइनस का 1। ये x की दो वैल्यू आई, इन्हीं को कहते हैं शून्यांक। ये क्या आए, हमारे शून्यांक आए। अब यहां क्या कह रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए अब इनके संबंधों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। हमारे दो मूल क्या आए, 4/3 माइनस 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 4/3 प्लस माइनस का 1, इन दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 4/3 माइनस 1 बराबर 1/3 आएगा। इनको जोड़ने पर 1/3 आएगा। आपको पता है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c दिया है तो मूलों का अगर योग, अगर मूल हमारे अल्फा और बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है हमारे मूलों का योगफल। तो मूल हमारे ये आए हुए हैं 4/3 और माइनस 1, हमने इनको जोड़ा 1/3 आया। जरा देखिए गुणांकों से यही संबंध आएगा, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, माइनस का 1 है, माइनस पहले से लगाओ माइनस 1 ये हो गया, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 रख दीजिए। ये देखिए 1/3 हमने मूल निकाल लिए, हमारे उस मूल का मतलब शून्यांक निकाले, 4/3 माइनस 1, हमने इनको जोड़ा तो 1/3 आया। और हमने इनके गुणांकों के आधार पे देखिए गुणांक अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तब भी 1/3 आया। इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया, संबंध की सत्यता हमने जांच ली कि इस तरीके से मूलों को योगफल को माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक करने पे भी 1/3 आया, और जो हमने शून्यांक निकाले और शून्यांकों को जोड़ने पर भी 1/3 आया। मतलब आपको पहले शून्यांक निकालने थे तो पहला स्टेप ये हो गया, फिर हमने सत्यता की जांच के लिए मूलों का योग किया तो ये आ गया, और यहाँ पर मूलों के योग का ये फॉर्मूला आपको पता ही है द्विघात समीकरण का, तो ये आया। संबंध की सत्यता की जांच हो गई, दोनों से 1/3 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए अब आपको ये सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। क्वेश्चन क्या था, खा नंबर का क्वेश्चन आया, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना था। रैखिक समीकरण क्या था, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर दिया हुआ था 1.3, और दूसरा समीकरण था 0.4x प्लस का 0.5y बराबर माइनस का 0.7 दिया हुआ था। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। यहां देखिए 0.2x है, अगर दोस्तों यहां पर किसी तरीके से 0.4x हो जाए तो इस समीकरण में से इसे घटाने से 0.4x से 0.4x कैंसिल होगा, हमें y वाला टर्म बचेगा और आराम से वैल्यू निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है ये वाला, और ये समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 से यहां गुणा करेंगे क्या आएगा, पॉइंट का 4x प्लस 2 से यहां करेंगे तो पॉइंट का 6y, और 2 से 1.3 में गुणा करेंगे तो 2.6। अब दोस्तों ये जो समीकरण 3 आया हमारा, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को कर देंगे माइनस, समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, क्या आएगा, पॉइंट का 4x प्लस का 0.6y बराबर 2.6,
और यहाँ क्या है, पॉइंट का 4x प्लस पॉइंट का 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 0.7। अब घटाइए, क्या आएगा, घटाने पे ये साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 0.4x से 0.4x कैंसिल, 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1y बचेगा बराबर 2.6 में 0.7 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 3.3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3.3 अपॉन 0.1, दशमलव से दशमलव हटेगा तो 33 आएगा। y की वैल्यू क्या आई, 33 आई y की वैल्यू। अब दोस्तों जो y की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3 y की जगह रख दीजिए 33 बराबर 1.3। आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। ये क्या हो जाएगा 0.2x 33 या 99 मतलब 9.9 बराबर 1.3 हो जाएगा। तो 0.2x बराबर क्या आएगा 1.3 माइनस 9.9 क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 8.6 आएगा 0.2x बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8.6 अपॉन 0.2 माइनस का है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 43 माइनस का 43 आंसर आएगा। x की वैल्यू क्या आई माइनस का 43 और y की वैल्यू 33 आई। बस यही इसके हल थे, x की वैल्यू -43, y की वैल्यू 33। इस तरीके से आप आराम से हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जरा ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ग नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब अगर हमारा कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, अब यहां पर इसका केंद्र O है। अगर मान लीजिए कोई बाहर एक बिंदु है, बिंदु यहां पर नहीं दिया है, हमने मान लिया P है, इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी गई, इसने स्पर्श रेखाएं। तो आपको बताना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये मान लेते हैं ये Q है, ये R है। तो आपको बताना है, ये सिद्ध करना है PQ बराबर PR, ये आपको सिद्ध करना है PQ बराबर PR। तो आपको पहली स्टेप में क्या करना है, पहली स्टेप में आपको करना है रचना कीजिए। रचना कैसे करेंगे आप, हमने बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया, हमने बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया और हमने बिंदु Q को वृत्त के केंद्र O से और बिंदु R को वृत्त के केंद्र O से मिला लिया। ये हमें पता चल गया। अब देखिए ये हमारी रचना हो गई। रचना में आपको इतना लिखना है, बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से और बिंदु Q को वृत्त के केंद्र O से और R को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। अब देखिए दोस्तों, अब हमें पता चल गया त्रिभुज PQO एंड त्रिभुज POR में। अब देखिए PO बराबर क्या हो जाएगा, PO रेखा OP के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि रेखाएं उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ रेखाएं हैं। जरा देखिए ये वाली रेखाएं दोनों इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में उभयनिष्ठ हैं, तो ये दोनों बराबर हो गई, पहली बात। अब देखिए ये वाली OQ बराबर क्या है OR, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है ना, त्रिज्याएं हैं तो बराबर होगी। अब ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, ये उभयनिष्ठ है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये उभयनिष्ठ है, अब देखिए तीसरी चीज क्या बराबर है, कोण OQP, कोण OQP बराबर कोण ORP। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ये कैसे पता चला, ये आपको प्रमेय थ्योरम पता होगी। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण 90 डिग्री होता है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो 90 डिग्री दोनों हो गए। जब तीन चीजें इनकी बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि त्रिभुज PQO सर्वांग सम हो गए त्रिभुज POR के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये वाली भुजाएं बराबर हो गई, अतः इनकी स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। बस इतना सा आपको वहां करना था। अब दोस्तों देखते हैं ये वाला प्रश्न, अगला प्रश्न। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर घ देखिए। एक त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज हमने मान लिया
बी सी, ठीक है, कि भुजा BC पर एक बिंदु D, इसकी ये है बिंदु D, इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण ADC मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण BAC के, बराबर है कोण BAC के, मतलब इस वाले कोण के बराबर है ये वाला कोण, इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, CA स्क्वायर मतलब इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर है CB गुणा मतलब CB गुणा CD मतलब ये हमें सिद्ध करना है। अगर दोस्तों ये देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाले कोण के, अब देखिए ये अगर हम त्रिभुज, दो त्रिभुजों को देखें, त्रिभुज AD और C और दूसरा त्रिभुज है AB और C, ये देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये दिया हुआ है, यहां पर दिया है। अब ये कोण देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ACD बराबर है कोण BCA के, जरा ये देखिए ACD कोण जो बराबर है BCA के, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब ये कोण बराबर हो। अब इसका मतलब जो ये तीसरा कोण है, तीसरा कोण इस कोण के अपने आप बराबर हो गया, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया। मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज का मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बस आपको यही निकालना है। तो इस वाली भुजा को देखिए CA मतलब ये कोण के सामने वाली भुजा ये है, ये किसके बराबर है, इसके, तो ये इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली है, अपॉन CB बराबर किसके होगी, इस वाली भुजा को देखिए CD ये किस एंगल के सामने है, इस कोण के सामने है, तो ये कोण किसके बराबर है, इसके सामने, तो इसके सामने इस बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा है, CA, यही तो है ना, CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CA यहां भी है, CA यहां भी है, तो CA स्क्वायर हो गया बराबर CB गुणा CD। जरा ये देखिए सिद्ध क्या करना आता है आपको, CA स्क्वायर बराबर CB गुणा CD, CA स्क्वायर बराबर CB गुणा CD। तो समरूपता, सबसे पहले हमने पता किया ये त्रिभुज समरूप है, फिर समरूप के बाद हमने ये बताया कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वह बराबर होगा। जो दोस्तों समान कोण है, समान कोण की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है, ये बात याद रखिए। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिए, ये फिर माध्यक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर आपको मीडियन पूछा है, माध्यिका पूछी है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ था, यहां पर माध्यिका पूछी है। तो आइए दोस्तों ये माध्यिका के प्रश्न को देखते हैं। माध्यिका में हमने क्या किया, वर्ग अंतराल, बारंबारता। आपको क्या करना है, ये संचयी बारंबारता का एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होता है। संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारता का पहला टर्म लिखा आपने 14, फिर इसमें 14 में 56 जोड़ा, 14 में 56 जोड़ेंगे तो ये लिखा 70, फिर 70 में 60 जोड़ा तो ये लिखा 130, ऐसे ही 130 में 86 जोड़ा 216, फिर ऐसे ही जोड़ते गए, ये 352 में 48 जोड़ा तो 400, मतलब ये हमारी आई n की वैल्यू आई n। अब देखिए n अगर हमारा 400 है तो n/2 क्या हुआ, 200 हुआ। अब n/2 देखिए संचयी बारंबारता में किस कॉलम में है, 130 से बड़ा है और 216 से छोटा है, तो मतलब हमारा जो माध्यिका का वर्ग हो गया, माध्यिका का वर्ग ये वाला हो जाएगा 216 वाला। इसमें देखिए l जो होता है ये निम्न सीमा, ये होती है l, ये हो गई l। अब दोस्तों देखिए ये हमारी जो संचयी बारंबारता है, जो हमारा माध्यिका वर्ग है, इससे ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता है ये वाली लेते हैं, ये हो गया हमारा CF 130 हो गया। अब देखिए h क्या है, h है इनका वर्ग अंतराल, 35 और 30 के बीच वर्ग अंतराल क्या है, h हो गया हमारा 5। अब l क्या हो गया, निम्न सीमा हो गई, h 5 हो गया, CF हमें पता चल गया 130, वैल्यू रखिए माध्यिका मिल जाएगी। l क्या है, l हमें मिला 30 प्लस n/2 200 है, 200 माइनस CF है 130 बटा F कितना है, F है हमारा 86 हो गया हमारा F, फ्रीक्वेंसी क्या है 86।
तो 86 हो गई, ये आ गया। गुणा कीजिए, h क्या है, h हमारा इनके बीच का अंतर है 5। बस इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा। हल करने पे आएगा क्या, ये देखते हैं। 30 प्लस 200 में से 130 अगर जाएगा तो हमारा यहां बचेगा 70/86 गुणा 5। तो दोस्तों ये हमारा आएगा 30 प्लस ये, इसे हल करेंगे तो आएगा 4.07। तो हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी, 34.07 हमारी माध्यिका आ गई, 34.07। इस तरीके से हल करते हैं ये माध्यिका के प्रश्नों को। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों देखिए, ये प्रश्न आपसे प्रायिकता का प्रश्न अगला पूछा गया था। प्रायिकता में क्या था, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो हमें निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या, एक पासे पे कितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब अब अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर प्राप्त होने की क्या होगी, याद। अब देखिए कुल कितने संभावनाएं हैं, कुल 6 संभावनाएं हैं, 6 अंक प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, तो नीचे रखिए 6, कुल 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं। अब प्राइम संख्या प्राप्त होना मतलब अभाज्य संख्याएं, इनमें कौन कौन सी हैं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 6 में से ये 3 संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, कुल कितने अंक प्राप्त होने की संभावना है 6, और यहां पर अभाज्य कितनी है 3, तो 3 ऊपर रख दीजिए, 3/6 हो जाएगा 1/2। इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 2 और 6 के बीच 3 4 5, यहां भी 3 संख्याएं हैं, तो 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल कितनी संभावना है 6, और 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3/6 मतलब 1/2, 1/2 इसकी भी प्रायिकता होगी। 21 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए हमने मानना पड़ेगा, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया √2 जो है एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अगर हमारी ये धारणा गलत हो जाती है तो हम कह देंगे कि √2 अपरिमेय है। हमने मान लिया √2 शुरुआत में परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए जैसे ऊपर है 4 नीचे है 8, तो परिमेय संख्या क्या होगी, 1/2 जो होगी वह परिमेय संख्या होगी, 1/2। इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। 4/8 है तो इसे 4 दूनी 8, 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये देखिए p है और ये जो है q है, p/q की फॉर्म में लिख गया। अब 1/2 परिमेय संख्या है। तो अब हमने ये मान लिया शुरुआत में कि √2 परिमेय संख्या है, इनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हमने अगर माना √2 बराबर p/q, अब इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 बराबर क्या हुआ, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, p²/q² हो गया। मतलब p² बराबर क्या आया, 2 गुणा q² आया, 2 गुणा q²। अब आप बताइए, p² बराबर 2 गुणा q² आया। अगर हम ये कहें कि 4 बराबर 2 गुणा 2, इसका मतलब ये 2 जो है इस 4 को क्या कर रहा है, ये 2 इस 4 को विभाजित करेगा, क्योंकि 4 बराबर 2 गुणा 2 है। अगर हम यहाँ 8 बराबर 2 गुणा 4 लिखें तो क्या ये 2 इस 8 को भी विभाजित कर रहा है। मतलब जो ये संख्या है ये 2 गुणा किसी संख्या के बराबर है, तो 2 जो है इस वाली संख्या को भी विभाजित कर रहा है। अब आप बताइए एक बात, जैसे अगर कोई संख्या है p, अगर ये 2 से विभाजित हो रही है तो इसका स्क्वायर जो है वो भी 2 से विभाजित होगा। या हम इसका उल्टा कहें कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं, जितनी सम संख्याएं हैं
वो अगर 2 से विभाजित होते ही हैं सम संख्याएं, तो सम संख्याओं का स्क्वायर भी तो 2 से विभाजित होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर p 2 से छोटी वैल्यू होती 1 तो इसका स्क्वायर कहीं 2 से विभाजित होता नहीं होता यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ देखिए p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है। इसका मतलब p जो है, p ये 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, 2 से विभाजित होगी, p भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। ये हमने उदाहरण के लिए समझाया आपको। इसका मतलब p 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो हम p को क्या मान सकते हैं? अगर हम मान लें p को, अगर हमने यहाँ मान लिया p बराबर 2 गुणा कोई एक संख्या तीसरी मान ली r, क्योंकि 2 जो है p का एक गुणनखंड है, ऑब्वियस सी बात है। तो p बराबर 2 गुणा r मान लिया। अब p की वैल्यू इस वाले समीकरण में जरा रखिए, इस वाले समीकरण में p की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुना r का स्क्वायर हो गया, 2r रख दिया हमने p की जगह, तो 2r का होल स्क्वायर बराबर 2qr हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 4r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए q स्क्वायर बराबर क्या आया, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर आया। अब इसका मतलब q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर आ गया। और यहाँ देखिए p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हो गया था, मतलब यहाँ p स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर भी यहाँ 2 से विभाजित आ गया। इसका मतलब p भी 2 से विभाजित हो जाएगा, q भी 2 से विभाजित हो जाएगा। हमारी कल्पना के अनुसार हमने √2 को एक परिमेय माना था, इस कल्पना के अनुसार क्या आया, p 2 से विभाजित हो रहा है, q भी 2 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमने p अपॉन q इनके बीच तो कोई एक कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन हमारी कल्पना के अनुसार यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। 2 देखिए q का भी गुणनखंड है और p का भी गुणनखंड है। एक बात समझ आ गई, इसका मतलब p अपॉन q में उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हैं। हमने माना था कि इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, हमने तो इसे परिमेय संख्या माना था, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी। इस वजह से कल्पना गलत होने का मतलब हुआ हमारी जो संख्या है √2 ये परिमेय ना होके अपरिमेय संख्या थी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा, ये आपको निकालना था। जरा आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ था, आपको सबसे पहले याद रखिए समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है वो क्या होता है, सम बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए प्रथम 8 पदों का योग क्या था 64, तो हम रखते हैं 64, ये योग हो गया। 8 पद है मतलब n की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8/2 2a पहला पद आपको निकालना था और पदों की संख्या कितनी दी है, प्रथम 8 पद है तो 8 - 1 हो गया और सारवांतर मतलब d आपको निकालना है। अब देखिए 2 चौकू 8 हो गया, तो ये क्या हुआ 64, ये 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 2a प्लस 7d, मतलब ये क्या आएगा 16 बराबर 2a प्लस 7d आया आपका। ये पहला समीकरण आपने बना दिया। अब दूसरी बात क्या दी हुई थी, प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ था, 17 पदों का योग क्या था 289 दिया हुआ था। 289 बराबर क्या हो गया 17/2 गुणा 2a प्लस n की वैल्यू 17 है तो 17 - 1 क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 17 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ऊपर 17 हो जाएगा गुणा 2 हो जाएगा बराबर, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a प्लस 8d आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा अगला समीकरण क्या बना 17 बराबर मतलब 17 बराबर a प्लस 8d, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसमें और इस समीकरण को इसमें 2 का गुणा करके इससे माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहां देखिए ये क्या है
ये आया था 16 बराबर 2a प्लस 7d, ये था। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का गुणा पूरे में, मतलब यही वाला टर्म लिख लीजिए, हमने यहां से 2 कट किया था बस। 17 दूनी 34 बराबर 2a हो जाएगा प्लस का 16d हो जाएगा। जरा इस समीकरण में से इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। अब 16 में से 34 जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है माइनस का 18 बचेगा। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 16d और 7d यहाँ माइनस का 9d हो जाएगा, क्योंकि 16d बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो d बराबर क्या आ गया, 18/9, 9 दूनी 18, मतलब d की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई d की वैल्यू। अब d की वैल्यू कहीं उठा के रख दीजिए, इसी समीकरण में रखिए, एक पहले समीकरण में। तो 16 बराबर क्या आएगा, 2a, d की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। 14 इधर आएगा, 16 में से माइनस होगा 14, तो 2 बराबर 2a हो गया। तो a बराबर हो गया 1, बस 2 से 2 कैंसिल, a बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। दोस्तों अब आप एक बार एक ओवरव्यू, अब आइए दोस्तों एक बार ओवरव्यू लेते हैं। आपको ये याद रखिए, जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला होता है s बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर s जो है पदों का योग है, n जो है पदों की संख्या है, a जो है उस श्रेणी का प्रथम पद है, n जो है पदों की संख्या है, d जो है सार्वधान्तर है, सार्वधान्तर। तो बस आपको हर टर्म पता था। पहले 8 पदों का योग 64 दिया था, हमने लिख दिया, ये आया था पहला समीकरण। फिर 17 पदों का योग 289 दिया था, फिर हमने समीकरण लिखा। फिर इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया, माइनस किया तो हमें d की वैल्यू मिल गई। फिर d की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख दिया तो हमें a की वैल्यू मिल गई। d आया 2, a आया 1। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये आप उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हर आपके मॉडल पेपर में भी है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसका नोट्स भी बना लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, अथवा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी थी, रेलगाड़ी की चाल। जरा देखिए इसे हल कैसे करेंगे, याद रखिए कैसे हल होगा ये। मान लेते हैं कि शुरुआत में ट्रेन की चाल v थी और उसको 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है। बस देखिए दूरी 180 किलोमीटर चली, चाल v मान ली और उसे मान लिया हमने t समय लगा चलने में। अब वह दोस्तों कह रहा है अगर उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया जाए, v+5 कर दिया जाए, तो उसे कितना टाइम लगता है, आधा घंटा कम लगता है, मतलब t-0.5 इतना टाइम उसे कम लगता है इतनी ही दूरी चलने में। अब दोस्तों देखिए ये दूरी जो है दोनों के केस में समान है, दूरी समान है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v+5 गुणा t-0.5 बराबर क्या हो जाएगा, v गुणा t हो जाएगा, दोनों बराबर हैं। तो बस ऐसे हल करेंगे, क्या आएगा, v गुणा t हो जाएगा -0.5 इंटू v प्लस का 5t माइनस का हो जाएगा 5 पंजे 25, मतलब 2.5 बराबर v गुणा t। देखिए v गुणा t इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 5t माइनस 0.5v माइनस 2.5 बराबर 0 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, v इंटू टी बराबर 180 दिया हुआ था। दोस्तों आपको यहां पर चाल निकालनी है तो t की वैल्यू यहां से रख दीजिए। t की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 180/v हो जाएगी। इस समीकरण से 180 v इधर ले जाएंगे तो t की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 5 गुणा 180/v हो गई, माइनस का 0.5 v बराबर 2.5 हो गया। बस अब हल करिए इसे, क्या हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, मतलब v आएगा एलसीएम 900/v माइनस ये v का इधर गुणा होगा तो माइनस 0.5v² हो जाएगा, 0.5v² बराबर हो जाएगा 2.5v हो जाएगा। ये v जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से हटा देंगे v को, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब दोस्तों इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, माइनस इधर से कॉमन आए लेंगे तो आएगा 0.5v²
माइनस का 900 बराबर 2.5 v हो जाएगा। माइनस इधर जाएगा तो 0.5 v स्क्वायर माइनस का 900, और माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2.5 v बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, कैसे हल होगा? अगर आप ये देखेंगे पूरे समीकरण को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो 0.1 v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 180 प्लस ये हो जाएगा 0.5 v बराबर 0। अगर पूरे समीकरण में 10 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1800 प्लस का 5 v बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है, इसे हल करिए। कैसे हल होगा? v स्क्वायर, आप 1800 को ऐसे हल करिए 1800 v स्क्वायर को कि 5v आ जाए। तो कैसे हल होगा ये? अगर हम इसे कर दें प्लस का 45v माइनस का 40v माइनस का 1800 बराबर 0, 45 और 40 का गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए v कॉमन आएगा तो v प्लस 45 हो जाएगा, माइनस इधर 40 कॉमन आएगा तो v प्लस 45 हो जाएगा यहाँ बराबर 0। अब v प्लस 45 कॉमन हो गया, v प्लस 45 तो v माइनस 40 बचा। अब v की दो वैल्यू आएंगी, एक माइनस 45 एक प्लस का 40, तो प्लस वाली वैल्यू आपको लेना है। तो v की वैल्यू क्या आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आई v की चाल। यही आपसे पूछी थी कि ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने दोस्तों क्या किया, हमें दिया हुआ था दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, दिया था 180 किलोमीटर कोई ट्रेन शुरुआत में चलती है, फिर उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ाया गया तो उसका टाइम आधा घंटा कम हुआ, बस हमने 180 रख लिया इसमें जो दिया था उसी के अनुसार। फिर हमने v प्लस 5 इंटू टी माइनस 0.5 बराबर vt कर दिया, क्योंकि दोनों की दूरियां बराबर थी दोनों केस में। बस इसको हल किया हमने तो ये आया। फिर हमें जब ये समीकरण मिला तब हमने t की वैल्यू यहां से इससे क्या की 180 बटे v इधर ले आए, 180 बटे v यहां पर रख दी। फिर हमने इसको सॉल्व करते चले गए तो द्विघात समीकरण बना। फिर द्विघात समीकरण को हल करने पे हमें v की वैल्यू 40 मिली, माइनस 45 नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी माइनस में नहीं होगी, तो 40 किलोमीटर पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली। 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ट्रेन की ओरिजिनल चाल थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये देखिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना था आपको बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, अर्थात आपको जो ये आकृति निर्मित की गई थी इसका आयतन बताना था। आयतन हम आइए देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन, सबसे पहले गोलाकार कांच का बर्तन लेते हैं। गोलाकार कांच का बर्तन ये है, गोलाकार कांच का बर्तन है और जिस इसकी आकृति देखिए, गर्दन इसकी क्या है, एक बेलन के आकार की है। इसकी गर्दन जो है वो बेलन के आकार की गर्दन है। हमने बेलन के आकार की गर्दन ले ली। अब देखिए क्या दिया हुआ है, गर्दन की इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर थी और इसका व्यास जो था वो 2 सेंटीमीटर दिया था, ये बेलनाकार गर्दन का। और गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ था, इसका व्यास दिया था 8.4 सेंटीमीटर जो था इसका व्यास दिया हुआ था। अब पूछ रहा है इस पूरे बर्तन में पानी कितना भरा जा सकता है, तो पानी उतना भरा जाएगा जितना इस पूरे आकृति का आयतन होगा। आयतन, अब देखिए इसमें कितना पानी भरा जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के बराबर, बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा इसमें, ये क्या है, ये गोला है, प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन, इतना पानी जो होगा पूरे में भर जाएगा, गोले का आयतन। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। अब बताइए बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर, एच जो होता है बेलन का आयतन होता है, प्लस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब बस देखिए आर की वैल्यू, गोले के आर कितना हो जाएगा, इसको अगर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2।
4.2 गोले की त्रिज्या हो गई। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 2/2, आधा कीजिए तो 1 सेंटीमीटर इसकी बेलन की त्रिज्या हो गई। अब आपके पास मान है, रख दीजिए। इसका मान पाई का मान रखिए 22/7, दोनों में है तो कॉमन आ गया। आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर गुणा एच है 7, इसका एच 7 है, प्लस 4/3, पाई कॉमन चला गया, इसमें बचा आर। आर कितना है 4.2, इसे हम 42/10 भी लिख सकते हैं, गुणा 42/10 गुणा 42/10। ये इसलिए 3 बार क्योंकि आर का क्यूब है। अब इसे हल कर लीजिए। 22/7 जब अंदर जाएगा तो 22 गुणा 1 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, प्लस 4/3, अब गुणा देखिए ये इसे हल करेंगे 42 का क्यूब हो जाएगा ऊपर बटा 10 का क्यूब हो गया, गुणा हो जाएगा 22/7 से, इस 22/7 को। अब इसे आसानी से हल करेंगे तो ये आएगा 22 प्लस, अब ये कट हो जाएगा 4/3 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42 बटा 1000 हो जाएगा, गुणा 22/7 हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आसानी से हल हो जाएगा 22 प्लस 4 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 2 गुणा 22 बटा 1000। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, अब दोस्तों देखिए 4 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 2 गुणा 22 बटा 1000 को हल करने पर 310.46 आएगा। इसमें 22 जोड़ेंगे तो 332.46 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी जो है इस आकृति में भरा जाएगा। दोस्तों आपको बेसिक पॉइंट क्या पता होना चाहिए था, जो बेलन का आयतन प्लस गोले के आयतन के बराबर इसमें पानी आ जाएगा। बस बेलन का आयतन πr² प्लस 4/3 πr3 गोले का आयतन हो गया। बाकी आपको इसमें r की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे r और h की वैल्यू रखनी थी, सब कुछ दिया हुआ था। ये सॉल्यूशन आपके बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो टाइम लगेगा ये सॉल्यूशन में लगेगा। बाकी कॉन्सेप्ट की बात ये थी कि आपको दोनों के आयतन की बात पता होनी चाहिए थी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे अगला क्वेश्चन था, ये एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले हम खिलौना बनाते हैं, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और कह रहे हैं समान त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर यह अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 7/2 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या दी गई है। और खिलौने की कुल ऊंचाई दी गई है, कितनी है, खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर खिलौने की कुल ऊंचाई है। अब ये देखिए जब अर्धगोले की त्रिज्या ही 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर है, तो 15.5 में से अगर इतना माइनस करेंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें शंकु की हाइट मिल गई। जब हमें शंकु की हाइट मिल गई, अब हमें क्या निकालना था कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणा आर गुणा एल। पाई आर एल जो होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस 2 पाई आर स्क्वायर, सारी की सारी वैल्यू आपके पास हैं। आपको एल निकालना है क्योंकि एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो एल शंकु का आसानी से निकल आएगा। क्या निकल के आएगा, एल बराबर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी,
एल बराबर जो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, एच है 12 का मतलब 144 प्लस आर है 49/4 हो जाएगा। तो ये हल करने पर 12.5 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। एल की वैल्यू 12.5, ये एल आएगी, एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। अब बस सारी वैल्यू आपके पास है। देखिए पाई आर कितना है, आर है 7/2, एल कितना है, एल आया है 12.5 प्लस, अब गोले का रख दीजिए, गोले का 2 पाई आर कितना है 7/2 है, स्क्वायर है तो 7/2 गुणा 7/2 हो गया। बस अब इसे हल करेंगे आपको आंसर मिलेगा 22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे गुणा 7/2 गुणा 12.5 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब इसे हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहां पे देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कट जाएगा 11 बार जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट होगा 11 बार। तो क्या आंसर आएगा, अब 12.5 का 11 में गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 हो गया, 11 दूनी 22 और 5 27 हो गया, 11 कम 11 और 2 हो जाएगा 13, 137.5 ये हो गया प्लस ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 137.5 हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 11 7 77, 77 ये हो जाएगा इसका अर्धगोले का। अब दोनों को कर लीजिए ऐड, क्या आएगा, ऐड करने पर 0.5 ये हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा 14 और 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 और 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खिलौने का हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। सबसे पहले हमें ये खिलौने की ये दिया हुआ था, इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या और संपूर्ण ऊंचाई दी थी। हमने शंकु की ऊंचाई निकाल ली, ऊंचाई निकाल आई तो एच आर मिल गया तो हमने एल निकाल लिया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और अर्धवृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आर रेडियस दी हुई थी अर्धवृत्त की, बस हमने सारी वैल्यू रखी, आंसर हमारे हाथ में आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के ये क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बताना था। यहां अवनमन कोण दिए हुए हैं, याद रखिए। एक बहुमंजिला इमारत ये है और 10 मीटर का भवन ये है। बहुमंजिला के टॉप से देखने पर जो अवनमन कोण है इसके टॉप का और इसके भवन के आधार का अवनमन कोण दिया हुआ था कितना। अवनमन कोण हमेशा देखिए, कोई इसका अवनमन का मतलब होता है आंखों को नीचे नमन करके देखना पड़ेगा तो जो एंगल बनेगा। यहां पर अगर कोई देख रहा है तो जो नीचे की ओर बनेगा ये एंगल हो गया, ये वाला, ये एंगल जो हो जाएगा इसको टॉप का, और ये पूरा एंगल जो हो जाएगा ये जो होगा इसका एंगल होगा। ये नीचे इसके जो बॉटम पर देख रहा है ये वाला। ये दो अवनमन कोण आपको कितना दिए हुए थे, पहला दिया हुआ था शिखर और तल। शिखर का दिया हुआ था, जो शिखर को देख रहा था उसका दिया हुआ था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री था, और जो ये आधार को देख रहा था इसका ये अवनमन कोण जो था पूरा यहां से यहां तक था, ये दिया हुआ था 45 डिग्री। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इनको मिला रही है तो ये वाला कोण इसके बराबर, मतलब ये 45 हो गया। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल है, ये लाइन इनको मिला रही है तो ये कोण इसके बराबर 30 डिग्री हो गया। बस अब आपको क्या निकालना था, इस बहुमंजिला भवन की हाइट निकालनी थी, बहुमंजिला भवन की हाइट, और इस भवन की हाइट 10 मीटर आपको दी हुई थी। अब दोस्तों देखिए, अगर ये 10, अब हम सबसे पहले ए बी सी डी और ई, अब त्रिभुज एबीसी में देखिए, ए बी और सी में अगर ये पूरी ऊंचाई एच है और हमें पता चल गया इस भवन की ऊंचाई 10 दी थी, तो मतलब ये भी 10 हो गई, तो ये कितनी हो गई बची हुई, ये हो गई h - 10 हो गई। ठीक है,
अब त्रिभुज एबीसी में देखिए एबीसी tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा जे परपेंडिकुलर क्या है h है बटे बेस आधार अगर हमने x मान लिया तो h अपॉन एक्स, tan 45 की वैल्यू 1 होती है बराबर h अपॉन एक्स। तो आपको यहां से क्या मिल गया, x बराबर h, मतलब ये जो है x की वैल्यू h के बराबर है। जब ये x बराबर h है तो ये वाली भी h हो गई, दोनों समान है, ये वाली भी h हो गई। अब बस इस वाले त्रिभुज में रखिए, ये है हमारा DEC त्रिभुज CED, त्रिभुज CED में लगाइए tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा, ये देखिए लंब जो है परपेंडिकुलर h माइनस 10 है बटा आधार h है h, tan 30 की वैल्यू 1 बटा √3 होती है बराबर h माइनस 10 बटा h हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h बराबर क्या आएगा, √3 गुणा h माइनस 10 हो जाएगा। बस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर √3h माइनस का 10 √3, 10 √3 इधर ले आइए, 10 √3 बराबर क्या हो जाएगा, h उधर ले जाइए, h कॉमन आएगा तो √3 माइनस 1, तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 √3 बटा √3 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसे और हल करेंगे तो अंडर इसके संयुग्मी से मतलब √3 प्लस 1 का ऊपर गुणा कर दीजिए, √3 प्लस 1 का नीचे गुणा करेंगे तो आपको आंसर अलग मिलेगा, मतलब लेकिन आंसर समान है। अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तब भी आंसर करेक्ट है, लेकिन आप और हल करना चाह रहे हैं तो 10 √3 इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 का संयुग्मी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा ऊपर 10 √3 गुणा √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 भी लिख सकते हैं इसे 2, तो हो जाएगा 2 पंजे 10। तो बस ये आंसर आपको ये भी मिलेगा, ये आंसर हो गया 5 √3 प्लस 1। ये हमने इसलिए करा दिया कि कई स्टूडेंट्स इसकी आंसर सीट में आंसर मैच करने लगेंगे तो वो सोचेंगे ये इतना नहीं आ रहा है। वैसे आप इतना भी करेक्ट आंसर है, इतना ही छोड़ सकते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर गुणा करना चाह रहे हैं तो आंसर मैच करने के लिए तो इतना भी आएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अथवा दिया हुआ था, या तो ये करिए या इन दोनों को करिए। अब देखिए भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण, भूमि पर एक स्थित बिंदु है, एक चिमनी ये है, इसका उन्नयन कोण मतलब उन्नयन मतलब ऊपर की ओर नयन करके देख रहा है तो ये वाला कोण होगा। कितना दिया था, 60 डिग्री दिया था। बिंदु की दूरी 25 मीटर है और ये वाले बिंदु की दूरी 25 मीटर दी हुई थी और आपको हाइट बतानी थी। बहुत ईजी था, इसमें आपको डायरेक्टली tan 60 लगाएंगे, tan 60 बराबर जो लंब है बटे आधार हो जाएगा h बटा 25। tan 60 क्या होता है, √3 बराबर h बटा 25 हो गया। तो h की वैल्यू h की वैल्यू 25 √3 आ जाएगी, 25 √3 मीटर h की वैल्यू आ गई। काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जो भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है, ये मान लीजिए पतंग है, भूमि से ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये डोरी है, इसको यहां बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है ये दिया था 60 डिग्री दिया हुआ था। मान लिया है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी आपको, ये लंबाई ज्ञात करनी है x मान ली, ये आपको ज्ञात करनी थी, ये 60 मीटर दी हुई थी। अब दोस्तों आपको पता चल जाएगा आसानी से क्या है, तो इसमें आप कुछ भी, अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर दिया है, कर्ल आपको निकालना है। तो आपको पता है लंब और कर्ल में संबंध क्या होता है, साइन। अगर साइन लगाएंगे इसमें साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब देखिए कितना दिया हुआ है 60 अपॉन कर्ल आपको निकालना था। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटा 2 होती है, 60 बटा x हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 120। x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा √3। अब √3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, √3 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा 120 √3 बटा √3 गुणा √3, 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, 40। तो ये 40 √3 मीटर जो है, 40 √3 मीटर इस डोरी की लंबाई आ गई, 40 √3 मीटर। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल पेपर 1 के 6 नंबर वाले क्वेश्चन। दोस्तों ये एक ही टाइप के क्वेश्चन आपसे रहेंगे। आप देखिए अगर आपने यही 6 क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू जैसे हमने समझाए हैं ऐसे समझ लिए तो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन लगभग सारे सही हो जाएंगे एग्जाम में। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी साथी हैं उन तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगामी टाइम पर ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा सकें। तो दोस्तों आपका विमर्श एजुकेशन चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।